नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे। हमने पहले कवर किया था 1773 से 1793 चार्टर कानून तक, अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए हम चार्टर कानून 1813 को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जहां तक आपकी रीच हो, और लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चार्टर कानून 1813, इसमें निम्नलिखित 5 पॉइंट दिए गए हैं जिनको हमें बारी बारी से बारीकी से समझना है और या समझते हुए चलना है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है चार्टर कानून 1813 का। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया है। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा है। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये देखते हैं। तीसरा पॉइंट इस प्रकार है, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की है। चौथा पॉइंट, भारत के ब्रिटिश, इस कानून तो कॉमन है, आगे बढ़ते हैं। भारत के ब्रिटिश इलाकों में वंशियों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी इसी कानून द्वारा हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के तहत लागू की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 के तहत पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी गई थी। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया था, मतलब अधीन किया था, मजबूर किया था कि व्यक्तियों पर कर लगाया जाए। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई थी। कर अगर भुगतान नहीं करते हैं, जैसे टैक्स होता है, कर अगर भुगतान नहीं करते हैं तो दंड एवं सजा की भी व्यवस्था इसी चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जहां तक आपकी रीच हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। यह महत्वपूर्ण हो सकता है आपके पेपर की दृष्टि से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में विशेषताएं इस प्रकार हैं जो कि हम मेंस में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये आपके जनरल एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आइए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक
कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तीसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चौथा, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन भी इसी चार्टर एक्ट के तहत शुरू करने का प्रयास भी किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद या कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया, इस कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। पहला पॉइंट, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहते हैं। कहा गया मतलब, दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। दूसरा, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तीसरा पॉइंट क्या है? मैकाले समिति की नियुक्ति की गई 1854 में। ठीक है, ये जनरल एग्जामों में आ सकता है 1854 में। बाकी उसमें डेट वगैरह यूपीएससी में कुछ नहीं पूछा जाता। तीसरा पॉइंट क्या है? इसने कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। चौथा पॉइंट है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाने लगा।
जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ताज का शासन 1858 से 1947 तक। तब उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला पॉइंट पढ़ें, उसके पहले आप अगर पहला भाग नहीं देखे हैं तो पहला भाग जाकर देखें और समझें। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दी। तीसरा पॉइंट है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव, माफ कीजिए गलती से, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। चौथा पॉइंट है, आगे देखते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव को बनाया गया था। पांचवा पॉइंट, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आगे अब कल देखेंगे तीसरे भाग में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम कल देखेंगे तीसरे भाग में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज हमारी पूरी लक्ष्मीकांत को ख़त्म करेगी। और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसी है कमेंट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भरपूर प्यार दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।